जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम अध्याय 5 के बारे में जानेंगे। ये एनसीईआरटी 6th का एनसीईआरटी का अध्याय 5 है, ठीक है। और हिस्ट्री चल रहा है आपका। आगे आप देखिए अध्याय 5 क्या है। अध्याय 5 क्या कहता है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इनके बारे में जानेंगे। चुनाव का दिन था। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। शंकर ये है शंकर। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ कर लेते थे, तो करने से क्या होता था कि वह राजा उसे मान लिया जाता था लोगों के द्वारा। आगे है अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था। पहले के ज़माने में अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही अश्व को छोड़ा जाता था, ठीक है। जो उसको किसी भी अगर अश्वमेध यज्ञ करता था ना, घोड़ा छोड़ा जाता था उसमें। अगर उसको उसका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया, इसका मतलब है उससे कोई युद्ध करना चाहता है या उससे और कोई शक्तिशाली है। तो इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली हुआ और जिस राजा के लिए जो थोड़ा सा लगता था कि समानता है, मैं भी शक्तिशाली हूँ, वो भी राजा शक्तिशाली है, अगर वो शक्तिशाली राजा उसका घोड़ा को नहीं पकड़ता था तो उसको आमंत्रित करता था अपने यज्ञ में। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित जो होता था, पूजा करवाने वाले पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था पंडितों के द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और उपहार दिया जाता था पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी कि उसका घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा तो वह अपने आप शक्तिशाली हो जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और यज्ञ में जितने भी आमंत्रित राजा होते थे वो आते थे और उनके लिए, अश्वमेध करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान, ठीक है, बाघ के खाल का जो आसन होता था उस पर बैठाया जाता था, राज सिंहासन या राज सिंहासन पे। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की, तो राजा का जो सारथी होता था वह यज्ञ क्षेत्र में विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। उस सारथी, राजा का सारथी, राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष वैश्य या इसको क्या कहता था, जन, ठीक है। जैसे लोग उपहार लाते थे, विष वैश्य जन उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। यानी कि पुरोहित जो पूजा करने वाले पंडित होते थे, विष को शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। आगे देखिए, वर्ण।
4 वर्ण में विभाजित था पहले के समाज, ठीक है। 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ करना था, वेदों का अध्ययन कर अध्यापन करके यज्ञ करता था, उसके लिए उसको उपहार दिया जाता था, जिसे पुरोहित कहा जाता है। क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य के काम खेती करना था, खेती व्यापार करना, पशुपालन करना, ठीक है, वैश्य का काम था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। शूद्रों का काम क्या था? अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। आगे देखिए चित्रित धूसर पात्र, ये चित्रित धूसर पात्र है नीचे। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। थालियां और कटोरियां मिली है। धूसर का ज़्यादातर पात्र जो मिला है, थाली और कटोरी धूसर का मिला है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। पतली सतह है, सुंदर और चिकना है, ठीक है, धूसर का पात्र जो है। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, और विशिष्ट लोगों को भोजन परोसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये कटोरी है, ठीक है, धूसर का, और विशिष्ट मौक़ों पर जो है, खास मौक़ों पर भोजन परोसा जाता था विशिष्ट लोगों के लिए। अब देखिए जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा जाने लगे। यानी कि जन का राजा नहीं मानकर अब जो यज्ञ करता था वह जनपद बन जाता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है? जन के बसने की जगह होता था, ठीक है, जन के बसने की जगह, यानी कि बहुत सारे जनता एकत्रित का जो है ये बन जाता था राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। उस जगह का भी, जनपद जो हुआ जहाँ जनता सब रहता था, उस जगह का भी यह मालिक बन जाता था, जनपद कहा जाने लगा राजा को, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में 45 पृष्ठ में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है, ठीक है, कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविद ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, कई जनपदों की खुदाई की है, कई जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में जो पुराना किला है वह भी एक जनपद था, मतलब कि जनता के रहने के जगह पर भी उसका शासन हो जाता था राजा का। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, जो कि हस्तिनापुर के राजा बन बैठे थे दुर्योधन। आगे देखिए फिर वही हस्तिनापुर दिया गया था सिर्फ युधिष्ठिर को। एटा के पास अंतरजी खेड़ा और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, अंतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। 3 जगह की खुदाई की पुरातत्वविदों ने। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है, पहले झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ और गन्ने, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो गेहूं, धान, जौ ये सब तो देखे पिछले भी, लेकिन गन्ना, सरसों बीच में आ गया ज़्यादा, ठीक है, और अब गन्ना सरसों भी उगाने लगे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों ये जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें ऐसी किसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं? तो अभी आपने देखा अध्याय 3 में आपका जो है चावल, गेहूं, जौ, धान का भी नहीं मिला था, ये चावल का मिला था, ठीक है। गन्ना और सरसों का नहीं मिला था, तिल का मिला था। गेहूं, चावल, धान, जौ, मटर और तिल ये सब मिला था। गन्ना और सरसों, धान का नहीं मिला था। वही धान और चावल एक ही हुआ। अब आगे देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के, धूसर और लाल रंग के, अभी देखें धूसर के कटोरी, ठीक है, धूसर रंग के और लाल रंग के होते थे मिट्टी के बर्तन। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है, चित्रित धूसर के पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे किसी नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है।
इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तन पे चित्रकारी की गई है। चित्रित धूसर पात्र ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति, जैसे ज्यामितीय आकृति में ये बन गया, ये बन गया, ये बनी है, ठीक है, इसी तरह बनाए जाते थे। महाजनपद, अब आइए जानते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 250 साल 2500 साल पहले क्या है, कुछ जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें जनपद कहा जाने लगा, महाजनपद सॉरी, तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियाँ होती थी, ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और बहुत सारे राजधानियाँ थी जिसमें किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची चारदीवारी बनाई गई थी। और लकड़ी, ईंट, पत्थर और ईंटें की जो है चारदीवारी बनाई गई थी। आगे देखिए, ये मानचित्र 4 है, महत्वपूर्ण महाजनपद इसमें और नगर दिखाया गया है। तो ये तक्षशिला गांधार है, ठीक है, तक्षशिला ये काला कलर का जो है बिंदा, और ये हस्तिनापुर है, कुरु, हस्तिनापुर, पंचाल, कुरु, कौशल, वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, ये है उज्जैन, अवंती। ये महत्वपूर्ण महाजनपद है। 1 2 3 4 5 6 7 अभी महाजनपद जो है, अभी महत्वपूर्ण महाजनपद 7 है, ठीक है। आगे देखिए, इधर नीचे दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं कहलाए जाते थे, ज़्यादा मध्य भारत और उत्तर भारत में ही महाजनपद होते थे और नगर। ऐसा लगता है कि आगे है, लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। वो पत्थरों, ईंटों और लकड़ी का जो दीवार बनाया, चार दीवारी, वो राजा के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किला का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी की और कुछ राजा ने विशाल, ऊंची चारदीवारी खड़ी कर दी। अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी कार्य को पूरी करने के लिए जो है अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये देखिए, कौशाम्बी किले की दीवार है, ये कौशाम्बी किले की दीवारें हैं, इसे ध्यान से देखिए। कौशाम्बी किले की दीवारें हैं, इस प्रकार से बनाया जाता था किले, चार दीवारियां। अब देखिए इसमें क्या है, कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था और एक भाग का निर्माण जो है 2500 साल पहले ही हो गया था, कौशाम्बी किले की दीवार। अब क्या हुआ इसके बाद आगे, अब राजा क्या है, सेना रखने लगे थे, सेना, सिपाही, सुरक्षा करने के लिए, युद्ध के लिए। आगे सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और पूरे साल नियमित वेतन देने के बाद पूरे साल सिपाही को रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्का हुआ करता था पहले, तांबे का आहत सिक्का। पृष्ठ नंबर 77 पर चित्र पर दिखाया गया है आहत सिक्कों को। आहत सिक्कों के रूप में होता था, कुछ संभवतः कुछ भुगतान जो है आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, अध्याय 8 में आहत सिक्कों के बारे में आप नहीं जानेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताना है। कर, आगे देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे
और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। विशाल किला बनवाता था और प्रचुर बड़ी सेना भी रखता था, इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब उपहारों पर निर्भर, पहले उपहार जो दिया जाता था उससे जो है कुछ खर्च कर लिया जाता था, और अब क्या है, नियमित कर लगा दिया गया, ठीक है, महाजन पदों के द्वारा। और सिपाही रखते थे, नियमित सिपाही रखते थे, किलेबंदी, युद्ध कर्मचारी भी रखने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और शक्तिशाली होते गए। धन जन से, सिपाही से, उसी को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगे। अब देखिए फसलों पर लगाए गए कर। पहले शुरुआती दौर में कितने चीज़ पे लगाए गए हैं कर, ये देखिए 5 चीज़ पे कर लगाए गए हैं शुरुआती दौर में। अब पहला दौर है जो कि कर लगाए गए हैं, ठीक है, प्रथम बार फसलों पर कर लगाए गए हैं, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए हैं, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ठीक है, पशुपालकों, जानवरों या उनके उस उत्पाद के रूप में दूध होता था, चारा, ये सब के ऊपर जो है कर लगाया जाता था। और पशुपालकों के द्वारा जो उत्पादन होता था, फसल होता था, उस पर कर लगाया जाता था। जानवरों को खरीदा बेचा जाता था, ठीक है, तो पशुपालकों, जानवरों या उसके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर देता था या उसका उत्पाद देता था, फसल देता था, ठीक है। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, और व्यापारी जो व्यापार करता था जिस चीज़ का, उसको सामान पर कर देना पड़ता था। जिसका जितना सामान व्यापार का होता था व्यापारी का, उसको उतना कर देना पड़ता था। आखेटकों, खाद्य संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, और आखेटक जो होता था उसको भी कर देना पड़ता था। देखिए आखेटकों को भी कर मतलब नहीं छोड़ा, आखेटकों को भी कर देना पड़ता था। अब जो घुमंतु मतलब होता था, जो जंगली होता था, जो कि गांव में नहीं रहता था, जंगल में रहता था, उसको भी कर देना पड़ता था। तो वह जंगली वस्तुओं का कर दिया करता था, ठीक है। तो प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते होंगे? तो वही जंगली वस्तु, फल फूल, लकड़ी, महंगे महंगे लकड़ी, चंदन, ये सब चीज़ देते होंगे, ठीक है। खाद्य संग्राहक जैसे अब मछलियाँ पकड़कर किसी भोज आयोजन में बहुत ज़्यादा देना है, तो आखेटक को बोल दो आयोजन हो रहा है, इतना इतना चाहिए, तो वह एकत्रित करके देते होंगे। आगे देखिए कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, हल जो लोहे का बनने लगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, और धान का रोपण भी शुरू हो गया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। आगे देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? क्योंकि उन्हें ज़्यादा कर वसूलना होता था, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होगा तो ज़्यादा कर उसे मिलेगा, इसीलिए हर एक परिवर्तन को प्रोत्साहन देता था। फिर उसका ज़रूरत के हिसाब से उसे जो चीज़ चाहिए वह बनवा कर फिर उसको दिलाता था, नए नए चीज़ का जो है आविष्कार करके भी देता था, ताकि वो सामान के बदले बहुत सारा कर वसूल सके। आइए अब हम मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ठीक है। मगध का सूक्ष्म निरीक्षण। मगध ढूंढो। मगध अभी आपने देखा गंगा नदी के ठीक दक्षिण में है, ठीक है। मगध अभी बिहार कहलाता है, अंग अभी मुंगेर कहलाता है, नहीं सॉरी, अंग अभी भागलपुर, अभी का भागलपुर है अंग, बिहार में अंग जो है मगध पूरे बिहार। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब 250 साल पहले जो था, अब उसी के बाद 250 साल यानी कि 25 से लेके 2300 सॉरी 2500 हुआ, 2500 से लेके 2300 साल पहले, 200 साल के भीतर 2300 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन, गंगा जैसे यहाँ से आपका निकलती है, सोन वैसे ही यहाँ से आके इसमें गंगा में मिलती है, ठीक है। पटना के पास मिलती है सोन नदी गंगा में, ये गंगा बह के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है।
और ये नदियाँ सोन और गंगा नदियाँ जो है मगध से होकर जो बहती थी, तो यह यातायात सुविधा के लिए, जल वितरण के लिए, जमीन को सबसे महत्वपूर्ण ये था, जमीन को बहुत ही उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी गंगा और सोन नदियाँ। इसीलिए मगध जो है सबसे शक्तिशाली 200 साल में और बन गया। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर, जो कि अभी का झारखंड है, ये एक हिस्सा झारखंड हो गया मगध का, ठीक है। झारखंड, यहाँ से क्या होता है, हाथी पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था, ठीक है। यहाँ झारखंड से क्या होता था कि हाथी पकड़ के लेकर जाता था और उसे प्रशिक्षित करके जो है युद्ध के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। और जंगल से जो है देखिए क्या क्या लेता था, जंगल से घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी होता था, उसे मिलता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें, तो ये अभी झारखंड जो है यहाँ लौह अयस्क की खदानें भी हैं, लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार, और वो उस खदाने से लोहा को निकाल के पिघला के फिर मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते थे, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जो जंगल में पड़ता है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु ये भी कहा जाता है, अजातशत्रु या अजातशत्रु हुए। दो शक्तिशाली महाजनपद हुआ, महाजनपद मगध में दो बहुत शक्तिशाली। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव शासन अपनाते थे, और दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन जो है, संसाधन जो होते थे, सारे संसाधन को अपनाते थे, उनका उपयोग करते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद जो है एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। और महापद्मनंद जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, जो कि अभी पंजाब, हरियाणा, कश्मीर ये हो गया, यहाँ तक फैला लिया था अपना क्षेत्र महापद्मनंद ने। बिहार में राजगिरी, अभी राजगीर जो है बिहार में, पटना के पास है राजगीर। बिहार में राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी रही, और पहला राजधानी कौन था मगध की? राजगिरी था, ठीक है, राजगीर या राजगिरी, ठीक है, कई सालों तक। इसके बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। उसके बाद राजगिरी से उठाकर जो है पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया राजधानी। अब 2300 साल, देखिए 200 साल बताया था तो 2300 साल घटा दिए थे। अब यहाँ भी है बुक में 2300 साल से भी पहले की बात है, 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर हुआ करता था। मेसिडोनिया यूनान का होता था, मेसिडोनिया यूनान में है, वहाँ का राजा सिकंदर हुआ करता था। विश्व विजय करना चाहता था सिकंदर, मेसिडोनिया का राजा था। वह क्या था कि विश्व का विजय, विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, तो पूरी तरह सफल न होने पर भी, वो पूरा तरह से सफल नहीं हुआ, फिर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, पश्चिम एशिया का कुछ राज्य जैसे ईरान, अफगानिस्तान और उसके भी पहले जो है पश्चिम एशियाई देश, उस सबको जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया, ठीक है। वे ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ब्यास नदी अभी आपने देखा मानचित्र में, तो पंच नदियों का जो है लास्ट स्टेज ये हो गया आपका सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, फिर सतलुज, और लास्ट में आ जाता है ब्यास नदी। सतलुज में मिलने के बाद ये आ जाता है सिंधु नदी में मिल जाता है। ये 5 नदियाँ जो था, इसका जो लास्ट नदियाँ थे व्यास यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है। सिकंदर ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जब मगध की ओर आगे बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, और उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। तो मगध के पास 3 प्रकार की सेना थी, हाथी और रथ, पैदल, हाथी, रथ, सेना, पैदल सेना, ये बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? ऋग्वेद में उल्लेखित हड्डी, पत्थर, इस सब के औजार का उपयोग करते थे सेनाओं ने, ठीक है, जानवरों का उपयोग करते थे। अभी के सेना अब प्रशिक्षित हाथी, रथ और पैदल सेना, और इसमें महत्वपूर्ण ये हो गया कि लोहा का भी औजार बनाने लगे, तो यही अंतर है, लोहों का औजार हो गया। अब मगध के बाद अब दूसरा राज्य महाजनपद हो गया वज्जी। तो
वज्जी दूसरा राज्य हो गया महत्वपूर्ण महाजनपद। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था और मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। बिहार में ही वैशाली है, वज्जी का राजधानी वैशाली बिहार थी। ठीक है। वज्जी जो था यहाँ जो है अलग प्रकार से फला फूला था। वज्जी जो जिसकी राजधानी वैशाली थी, यह अलग प्रकार से फला फूला था। तो यह अलग किस्म का शासन या व्यवस्था बन गया था, जिसे गण या संघ कहते थे। एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है। आगे देखिए, गण या संघ में कई शासक होते थे। गण और संघ में क्या होता था? कई शासक, एक शासक नहीं होता था। मगध में केवल एक शासक था और यहाँ कई शासक होते थे। गण या संघ, ये दोनों वर्ड याद रखना है। और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जितने शासक होते थे उतने राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, यानी मिलजुल के रहते थे। सभी अनुष्ठान को साथ मिलजुल कर करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलजुल कर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो वज्जी जो राज्य था, महाजनपद, इसमें स्त्रियां, दास और काम करने वाला कर्मकार वे भाग नहीं लेते थे। तो इसलिए वज्जी महाजनपद जो है एक अलग किस्म का था। ठीक है। संघ, गण या संघ, जिसमें कि एक सभा में महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी। महत्वपूर्ण चर्चाओं के बाद ही अपना जो है युद्ध में क्या करना है, कैसे करना है, अपना योजना बनाता था और उसके बाद उसको पूरा करता था। यानी मिलजुल कर रहते थे। कई राजा भी होते थे। इस प्रकार ये हो गया वज्जी। वज्जी की राजधानी होगी आपका वैशाली, जो बिहार में है। ठीक है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो दीर्घ निकाय से लिया गया है वज्जी संघ का वर्णन। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कई बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। और बौद्ध ग्रंथ जो है दीर्घ निकाय 2300 साल पहले लिखा गया है, यानी बौद्ध धर्म जो है 2300 साल पहले फल फूल चुका था। अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, जो कि मगध का शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु जो है अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, और बुद्ध ने पूछा वस्कार से, क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब यह उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। ठीक है। तो वज्जी संघ भी बहुत ही शक्तिशाली था, आपस में मिलजुल कर रहते थे। ठीक है। लेकिन धन जन से क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ नदियाँ नहीं थी, फसल उपजाना कम था, जंगल कम था, इसीलिए थोड़ा उनका संसाधन कम हुआ करते थे। लेकिन यहाँ ये भी शक्तिशाली, वज्जी संघ भी शक्तिशाली थे। ठीक है। पारंपरिक नियमों का जब तक पालन करेंगे तो उन्नति करते रहेंगे। ठीक है। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। नियमित वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। ठीक है। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबियों, संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा, ये सब सारी बातें बुद्ध ने वस्सीकार से कहा। ठीक है। तो जब तक ये सब वज्जीवासी करते रहेंगे तब तक जो है उनका उन्नति होते रहेगा, क्योंकि सभी का सम्मान कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं और महिलाओं का भी सम्मान दे रहे हैं, बंधक नहीं बना रहे हैं, चैत्यों का रखरखाव कर रहे हैं, तो कोई उनका खिलाफ नहीं होगा, तो वो उन्नति करते रहेंगे। ठीक है। वज्जी संघ अन्य महाजन पदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। तो आगे है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा।
ठीक है। तो वज्जी संघ को कई शक्तिशाली राजा गण को जीतना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका राज्य अब से 1500 साल तक, यानी कि 2300 से लेके 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों गण संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। उसके बाद गुप्त शासकों ने, ठीक है, गुप्त ने वज्जी पर अपना विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बाद बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, गुप्त शासकों के बारे में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आगे देखिए, कल्पना करो वैशाली के उस सभागार में, वज्जी का राजधानी वैशाली हुआ करता था, उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। ठीक है। मगध के राजाओं के द्वारा वज्जी पर आक्रमण करने का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? ठीक है। तो ये सब बातें जो भी सुना करता था अन्य लोग भी, वे गुप्त रखा करता था, और यानी कि सुन के भी अनसुना, क्योंकि उनका सामना करना है, तो मगध का सामना करना है, तो इसीलिए ये बात जो है कहीं फैलाना नहीं है, ताकि सभा का बात सभा में ही रहे और सफल प्रकार से उसका सामना कर सके, अपने राज्य को बचा सके। ठीक है। आगे देखिए, उपयोगी शब्द राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण और संघ, ये हो गया। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही है। ठीक है। छूट देने वाले, गुजरने की छूट देने वाले, ठीक है, घोड़े को अपने राज्य से आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, राजा के ऊपर सारथी नहीं, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे। पुरातत्वविद को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, तो पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, ये गलत बात है, ये भी गलत है। ठीक है। पवित्र धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भोजन परोसा जाता था। धूसर के पात्र में कटोरी और थाली मिला था। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद थे। महाजनपदों में बहुत से नगर क्या थे? किले बंद थे। सही है। और किले बंद किया जाता था, करवाया जा रहा था भी। आखेटक, खाद्य संग्राहक, कृषि व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, महाजनपद का राजा। ये क्या करते थे? पहले कृषक, ठीक है, इससे वे कर वसूलते थे। इन सब से 5 प्रकार के कर लगाए गए, 5 प्रकार के व्यक्तियों पे, कारीगरों पे। देखिए, कृषक, फिर शिल्पकार, फिर व्यापारी आ जाएगा, पशुपालक आ जाएगा, फिर आखेटक आ जाएगा। लास्ट में आखेटक से भी कर वसूलते थे महाजनपद का राजा। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? ठीक है। तो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी में वह सभा होता था, तो उसमें स्त्री, ठीक है, स्त्री और कर्मकार और दास, ये तीनों भाग नहीं लेते थे समूह में। ठीक है। गणों की सभाओं में। ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां, नए शासक, लगभग 3000 साल पहले बना महाजनपद। 3000 साल पहले बना, तो नए शासक तब से हुआ। सिकंदर का आक्रमण दीर्घ निकाय का लेखन में है, लगभग 2300 साल पहले किया सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है। सिकंदर कहाँ से था? मैसिडोनिया से था, यूनान, मैसिडोनिया। ठीक है। गण या संघ राज्यों का अंत, गण या संघ राज्यों का अंत जो है 1500 साल पहले हुआ लगभग। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।